तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मैं फिर से उपस्थित हूँ इसी कामना के साथ कि हम सब के साथ स्वस्थ रहे देश का किसान। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मस्तिष्क को समझने की कोशिश की है? बता दें कि हमारा जो ये मस्तिष्क है वो किसी सुपर कंप्यूटर की तरह है, बल्कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की भागम भाग और तनावपूर्ण लाइफस्टाइल के कारण हमारे मस्तिष्क को हमेशा एक खतरा सा बना रहता है, और वो खतरा है ब्रेन स्ट्रोक का। अभी पिछले ही दिनों दुनिया भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया गया है। कारण है जन जन को इसके बारे में जागरूक करना। जी हाँ, स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक या साधारण शब्दों में लकवा भी कहा जाता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। वैसे भी इन दिनों हम सभी कोविड-19 से लड़ रहे हैं, ऐसे में जागरूक रहना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जागरूक होना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि ये बीमारी व्यक्ति के फेफड़ों और सांस की नली को काफी प्रभावित करने के अलावा नर्वस सिस्टम को भी गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होता है ब्रेन स्ट्रोक और क्या हम इसे रोक सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय यही रहेगा, कोविड-19 और स्ट्रोक का कनेक्शन, कारण, लक्षण और बचाव के तरीके। जी हाँ, यही विषय है। यदि आप किसी अपने को मस्तिष्क से जुड़ी समस्या है, अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, या फिर आप ब्रेन स्ट्रोक या लकवा के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारा टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप फोन करेंगे तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही ब्रेन अटैक की पहचान कैसे करें, इस बीमारी का खतरा किन्हें हो सकता है, और ऐसी ही बहुत सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो बड़े विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ी हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। आप पद्मश्री हैं और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं, जिनसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रोक के साधारण लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर पद्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल गुर्टू। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में अध्यक्ष हैं और कोरोना वार्ड इंचार्ज हैं। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना से ग्रस्त मरीजों को स्ट्रोक का खतरा हो सकता है और स्ट्रोक के साधारण लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर गुर्टू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी आपको देंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन करना है। और इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए नजर डाल लेते हैं मस्तिष्क और ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट पर। हार्ट अटैक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोग ज्यादा सचेत नहीं रहते। बता दें, कभी उम्र दराज लोगों की बीमारी समझे जाने वाले ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में अब युवा भी आ रहे हैं। जाहिर है, गलत लाइफस्टाइल। ये है हमारे शरीर का पावर हाउस यानी हमारा मस्तिष्क। गौरतलब है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता और उसके सोचने की शक्ति उसके दिमाग पर ही निर्भर करती है। यह दिमाग हमारे शरीर के लिए ठीक वैसा ही काम करता है। आज के भागम भाग जिंदगी में लोग मानसिक तनाव और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना जैसे लक्षण तो आम हैं, लेकिन
यदि किसी कारणवश मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर या लकवा हो सकता है। इसका असर मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर पड़ता है। गौरतलब है कि दिमाग की कोई नस जब अचानक ब्लॉक हो जाए या फट जाए तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। यह बहुत इमरजेंसी की स्थिति होती है। मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हृदय से होते हुए पूरे शरीर में रक्त के जरिए संचालित होती है। जब भी इनमें से कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हो जाती है या फिर इनमें खून का थक्का जम जाता है, तब उसके बाद रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता तो लकवा हो सकता है। उसके बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यहाँ तक कि जानकारी न होने के कारण मरीज की जान तक जा सकती है। हालांकि ब्रेन अटैक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ब्रेन अटैक हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से होता है। इस रोग में कभी कभी मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते हैं। स्ट्रोक के लगभग 87% मामलों में खून के थक्का की समस्या देखने को मिलती है। दूसरे तरह के स्ट्रोक में मस्तिष्क की नसें फट जाती है। इससे उसके कुछ हिस्सों में अनियंत्रित रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक सुन्नपन, अचानक से बोलने या समझने में दिक्कत, अचानक से साफ देखने में तकलीफ, चलने या बैलेंस करने में परेशानी, चक्कर आना और अचानक से बिना किसी कारण तेज सिर दर्द ब्रेन अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है तनाव मुक्त रहना, जीवन शैली को संतुलित रखना और नियमित व्यायाम और योग करना। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखिए आपने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर पद्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, रिपोर्ट की भी यहाँ पर इसी लाइन से शुरुआत हुई थी, इसी कथन से शुरुआत हुई थी कि हार्ट अटैक के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क का जो दौरा है उसके बारे में लोगों को काफी कम पता होता है। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी जानकारी तो बहुत कम है। देखिएगा, जो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार देखा गया तो ब्रेन अटैक और स्ट्रोक हर 20 सेकंड में इंडिया में, हमारे भारत देश में, हमारे देश में किसी को स्ट्रोक हो रहा है। एंड हर 2 मिनट में किसी का मौत हो रहा है ब्रेन अटैक या स्ट्रोक के कारण। तो आप देखेंगे हर दिन 5000 लोगों को स्ट्रोक हो रही है हमारे इंडिया में। तो इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये क्या चीज है? जैसे हार्ट अटैक में खून की नली जो सप्लाई करती है ब्रेन को, जो ब्लड सप्लाई करती है वो एकदम से रुक गया, हार्ट अटैक हो गया। इसी तरह खून की सप्लाई ब्रेन में अगर रुक गई क्लॉट से, या वो खून की नली फट गई, ब्लीडिंग हो गया, तो ये दोनों कारण से ये जो ब्लड सप्लाई जिसको जा रही है वो ब्रेन खराब हो जाती है और उसको ब्रेन अटैक का लकवा कहते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शन, जो हम we accept these functions, जो हम बोल रहे, देख रहे, बात कर रहे, क्या 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 शब्द यूज करनी है, हम चल रहे, हमारे बैलेंस है, हम जो ये सारे जो फंक्शंस हम we take for granted, बट ये सारे के सारे, जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि ये सुपर कंप्यूटर है, सब चीज, ये तो कमांड सेंटर है ये। तो ये कमांड सेंटर के लिए हर वक्त, हर सेकेंड खून की सप्लाई चाहिए, कोई स्टोर हाउस नहीं है यहाँ पे। तो अगर खून की सप्लाई एकदम से बंद हो गया तो जो भी हिस्सा वो कमांड सेंटर है वो एकदम से काम करना बंद कर देती, और वो जो भी काम वो कमांड कर रही है, या हमारी देखने की शक्ति हो, बोलने की हो, चलने की हो, हमारे होश हो, जो भी हो, एकदम से खत्म हो जाती। तो सडन मतलब एकदम से होती है, और फंक्शन लॉस, तो ये पैरालिसिस, बैलेंस, विजन, बोलना, या हमारे होश, या एकदम से कोमा में चले जाना, ये कई रूप से ये स्ट्रोक या ब्रेन अटैक प्रकटित होती है। सो दिस इज ऑब्वियसली
आपातकालीन स्थिति, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी कंडीशन, शुरुआत में भी ये जिक्र किया गया था कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, और ऐसे में जब इसके कारण ही नहीं पता होते तो लोग इस पर इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर गुड्डू आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब ब्रेन स्ट्रोक है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, कारण भी नहीं पता होता कि क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि आजकल के लाइफस्टाइल की हम बात करें, लगातार लोग स्ट्रेस में रहते हैं जिसके चलते कई तरह की बीमारियां होती हैं, मोटापा कह लीजिए, डायबिटीज कह लीजिए। क्या ये सब मिलके ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं? बिल्कुल, ये सब चीजें अकेले में नहीं, एक एक करके नहीं आती, मिलकर हमारे शरीर पर वार करती हैं। अब लाइफस्टाइल की बात आपने कही, तो यही एक बुनियाद है, बुनियाद जिस पर सारा कुछ स्ट्रेस जो आधारित है, वो हमारी बुनियादी तौर पे वो है लाइफस्टाइल, जीवन शैली जी। अब उसको समझने के लिए कि कैसे आज का मेरा, हमारा, लगभग सबका लाइफस्टाइल कैसे जुड़ जाता है इस संभावना से कि मुझे हार्ट का या ब्रेन का अटैक ज्यादा होने की संभावना होती है, किस तरह से जुड़ता है, इसको अगर हम ढाल दें ऑर्डिनरी उसमें, जैसे कि लेते हैं यही क्षण, इस वक्त शाम हो रही है, थोड़ी देर में अंधेरा आ जाएगा, रात हो जाएगी जी। अब दिल्ली में आम तौर पे इस वक्त जनता क्या करेगी? सैटरडे है, शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात होने वाली है, कोरोना का दबदबा बनाया हुआ है हम पर, हमारे मानसिकता पर वो दबदबा एक नया स्ट्रेस उत्पन्न कर रहा है, जागरूक कर रहा है। स्ट्रेस में हम सभी हैं, कोई भी नहीं बचा है इससे। उसकी बहुत वजह है, लेकिन कह दें कि स्ट्रेस में हैं। शाम हो रही है, रात आने वाली है। अब एक दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? ऑफिस में है तो घर जाएगा, घर कैसे जाएगा? गाड़ी में बैठ के, चलेगा कम, चला बिल्कुल नहीं, गाड़ी में गया, टैक्सी में गया, घर पहुंचा। घर में जाके क्या करेगा? तनाव है, टेंशन है, उसको झेलने के लिए हम क्या करते हैं? तीन ही चीजें लगभग, स्क्रीन टाइम यानी टेलीविजन या अपना मोबाइल पे सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, दूसरा शराब, अल्कोहल, और तीसरा स्मोकिंग, सिगरेट। यही तीन, स्क्रीन, शराब और सिगरेट, यही तीन के इर्द गिर्द हम अपना स्ट्रेस यानी जो भी अंदर से उत्पन्न हो रहा है हमारा दबाव, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन यही चलता रहता है जी। अब जो शुरू हुई बात लाइफस्टाइल के स्ट्रेस से, वो आके खत्म हुई लाइफस्टाइल के और भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाने की संभावना से, क्योंकि इन तीन चीजों पे हमने अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, बिहेवियर। फिर क्या हुआ? रात हुई, क्योंकि हम शराब पी रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देख रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, तो लेट हो गए। लेट हुए तो हम देर से सोए जी। अब देर से सोए मतलब 1 बजे सोए, जहां सो जाना चाहिए था 9 और 10 के बीच में, 1 और 2 के बीच में सोए, तनावपूर्ण स्थिति में सोए, नींद कम हुई, नींद कम हुई, तनाव और बढ़ा। हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर तनाव कम हो जाए, वो बढ़ गया। हम इन सब तरीकों को अपना करके, लेकिन वो बढ़ गया। बिल्कुल, जिससे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हद तक बिगड़ गया है, और किस तरह से ये प्रभावित करता है हमारे शरीर को, इस पर आपसे और विस्तृत जानकारी लेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर, पहले उनका यहाँ पर हम सवाल शामिल कर लेते हैं। पंजाब से कृष्णचंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम जी, मेरे को ना लकवा हुआ था, 5.5 साल हो गए जी, लेफ्ट साइड में जी, और अभी आराम नहीं आ रहा मैडम जी, बहुत दवाई ले ली जी, और ना पासा ना एक साइड है, दोनों हाथ और पैर में है, और जो है ना लत दोनों टांगे सूख रही है जी। जी डॉक्टर पद्मा, तो ये जो है जानना चाहेंगे कि दोनों टांग में प्रॉब्लम है, दोनों हाथ में है, तो ये पैरालिसिस की मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रोक ही होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकता है, और इनके कारण देखना पड़ेगा। ये तो जो ये कह रहे एक डिसेबिलिटी कह रहे, डिसेबिलिटी या डेफिसिट होता है कि कई कारणों से जब भी नर्वस सिस्टम की डैमेज है, कि नर्व की डैमेज हो, रूट की हो, स्पाइनल कॉर्ड की हो,
कई डैमेज में ये डेफिसिट हो सकता है। हालांकि लकवा या ये होश में है और बोल रहे हैं और कह रहे कि दोनों टांग के प्रॉब्लम है, तो ये मोस्ट लाइकली इट इज नॉट अ ब्रेन रिलेटेड थिंग, इट कुड बी समथिंग एल्स। इन एनी केस जो ये कह रहे डिसेबिलिटी है, डेफिसिट है, इसके कारण पता करके इसके लिए क्या रिहैबिलिटेशन करना है। एंड ये जानकारी बहुत जरूरी है इस वक्त, शायद मैं बता ही दूं कि स्ट्रोक या ब्रेन अटैक में अगर छोटी अटैक है वो ठीक हो जाएगा। ये हम आपातकालीन स्थिति इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई नली ब्लॉक्ड है तो क्या करना चाहिए, उसको अनब्लॉक करना है। तो क्लॉट अगर निकाल दिया टाइम पे तो ब्रेन बच जाएगा। पर कई कारण से लोग सही वक्त में आते नहीं है और सही जगह जाते नहीं है, तो अगर ये नहीं निकल पाया और ब्रेन डैमेज हो गया तो उस ब्रेन को वापस लाना मुश्किल पड़ती है। तो कई बार जो मेडिसिन चलता है ताकि दोबारा लकवा ना हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, पर जो डेफिसिट है उसके लिए मोस्टली एक्सरसाइजेस, रिहैबिलिटेशन, उसमें भी बहुत तरक्की आ गई है, तो जरूर डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो इसका एक और तो करना ही पड़ेगा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि अभी जो हम कोविड के बारे में बात ही कर रहे थे, तो आजकल तो कोविड के वजह से भी तो स्ट्रोक्स हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, कोविड के चलते भी लोग ग्रस्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं और जानना चाहूंगी। कई बार जो लोग हैं वो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बीच का क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस पर भी आप बता दें, जानकारी दे दें। तो स्ट्रोक दो वैरायटी है। तो मैंने जैसे कहा ना कि खून की नली जो जा रही है खून सप्लाई करते हुए, या वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इसीलिए उसको इस्केमिक स्ट्रोक, और जो नॉर्मल तौर में कहते हैं ना खून की सप्लाई बंद हो गया। दूसरा, खून की नली फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो दो वेराइटीज को वो स्ट्रोक इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेराइटीज। हालांकि जो ब्लॉकेज होता है वो बहुत आमतौर पे देखते हैं, ऑलमोस्ट 2/3 इज जस्ट अ ब्लॉकेज। एंड ये जो खून की नली फट के जो होती हेमरेजिक स्ट्रोक, वो कम परसेंटेज में मिलती है। बट यू मस्ट नो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे असम है, वहां पे ये ब्लीडिंग वाला भी ऑलमोस्ट 50% है। तो ये दो मेन वेराइटीज ऑफ स्ट्रोक्स है, तो दोनों स्ट्रोक्स है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पद्मा, आपका रुख करेंगे फिर से एक बार और जानकारियों के लिए, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर बिहार से जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा समस्या है कि मैं डायबिटीज और शुगर, क्या नाम है, प्रेशर से प्रेरित हूँ जी। और हमको सुबह सुबह नाक साफ करने के टाइम में हल्का ब्लड सा आता है, 2-3 दिन बाद करके बराबर आ रहा है, और मेरे शरीर में पूरा कंपन सा होने लगता है। जी डॉक्टर गुट्टू, आप क्या कहेंगे? डायबिटीज और बीमारी से ग्रस्त हैं, नोज ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? ये नोज ब्लीड आपको आजकल ही हो रहा है या पहले भी होता रहता आया है? हेलो जी शंभू जी, आप बताइए, आजकल ही हो रहा है नाक से खून आना या पहले भी हुआ है? नहीं, पहले भी हो रहा था, मगर इस बीच में फिर हो रहा है, आजकल फिर हो रहा है। तो जी। और शरीर में कंपन होने लगता है, किसी भी आदमी से बात करते हो तो हम कांपते बहुत ज्यादा है। तो नोज ब्लीड, नाक से जो खून आ रहा है आपको, उस पर पहले हाथ पैर में अनबैलेंस टाइप का होने लगता है, खड़ा ज्यादा देर रहने पर। जी बिल्कुल, अभी आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। जी बताएं डॉक्टर गुट्टू। तो जो नाक से खून आता है, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। अब आप पे क्या है ये देखने के बाद ही बता सकेंगे डॉक्टर। पहला जो सब में ज़्यादा है वो सर्दियों में खुश्की, नाक, मुंह, गला, कान, ये सब खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो नमी है हमारे इसमें, सर्दी के साथ गिरते टेम्परेचर के साथ नमी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होने लगती है, और इसकी वजह से खुश्की बढ़ जाती है, नाक में भी, गले में भी, ये सबको एहसास होता है। तो इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा उंगली वगैरह डालें नाक में तो उससे खून अक्सर थोड़ा बहुत निकल जाता है खुश्की की वजह से। एक दूसरा, आप ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि आपको डायबिटीज़ भी है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर अभी अनकंट्रोल्ड है,
कंट्रोल में नहीं है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की वजह से भी कई बारी नाक से खून आता है, तो आप ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। तीसरा जो कि आप में पहली, दूसरी और तीसरी जो कॉमन है वो है जो एक हमारे खून में एक होता है प्लेटलेट बोलते हैं, वो प्लेटलेट गिर जाने से, जो कि कई लोगों को पैदाइशी होता है या लंबे अरसे से कम हो जाते हैं, उससे आईटीपी बोलते हैं, उससे भी नाक से मुंह से मंजन करते हुए कुल्ला करते हुए खून आ सकता है। और अगर आपको हाल में बुखार आया है, तेज बुखार, बदन दर्द, तो डेंगू का चेक कराएं। जी बिल्कुल, आप ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें क्योंकि आपको डायबिटीज है। जी बिल्कुल। तो शंभू जी, किस तरह से आपको कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मजा आइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनकर उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। बता दें, हिमाचल प्रदेश से कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं हिमाचल मंडी से बोल रहा हूँ, कश्मीर सिंह मेरा नाम है। मुझे 2 साल पहले लकवा का अटैक पड़ा था लेफ्ट साइड में जी। तो अभी मैं 2 साल से कंटिन्यू दवाई खा रहा हूँ। मैंने सारे से इन्वेस्टिगेशन भी कराई, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जी, परंतु मैं अभी भी मतलब कंप्लीट में क्योर नहीं हुआ। मेरे पाँव सुन रहता है, मतलब उसमें चुनचुनाट रहता है। जी डॉक्टर पद्मा, क्या कहेंगी? 2 साल से दवाइयां भी ले रहे हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो पाए हैं। हाँ, मैं दवाइयां ले रहा हूँ, डेरोस्टेन और ट्रिप्टोमार दवाई खा रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारी विशेषज्ञ भी आपको बताएंगी। बताएं डॉक्टर पद्मा। यस सो यही तो मैं आपको ये मैसेज में देना चाहती हूँ जी। ब्रेन अटैक होता है इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट उसी समय, जैसे 4.5 घंटे के अंदर इंट्रावीनस दवाई के साथ वो क्लॉट निकालते, 24 घंटे के अंदर जैसे एंजियोप्लास्टी होती है स्टेंट डाल के क्लॉट निकाल सकते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ डैमेज रह जाता है। वो डैमेज वापस आने के लिए दवाई नहीं होती, दवाई चलती है ताकि जिंदगी में दोबारा नहीं हो। क्योंकि एक बार हो गया, दोबारा होने के चांस 50% है। ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी तो अभी ठीक है, बहुत गर्म दवाई खा रहे, क्यों खाना भाई? हमारा बीपी तो ठीक है, दवाई बंद कर दो। एंड ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। एकदम से बीपी बढ़ जाती, खून की नली फटती है, ये कुछ होता है और जिंदगी बदल जाता है। तो इसीलिए इनको समझना चाहिए कि दवाई जो चलती ताकि दोबारा नहीं हो, जो हो गया, जो वापस आ जाती है, मैक्सिमम 1-2 साल के अंदर आ जाती। कुछ ना कुछ अगर रह गया, वो एक डेफिसिट रह जाती है, उसके लिए एक्सरसाइजेस करना होगा। पूरी तरह वापस आने की उम्मीद नहीं रखना, पर मुझे लगता है ये बात कर रहे, बोल रहे, चल फिर रहे, दैट इज अ ग्रेट बेनिफिट बाय इटसेल्फ। एंड अगर कोई छोटी अटैक हुआ और दोबारा अभी इतने सालों में दोबारा नहीं हुआ, तो दैट मीन्स आपका आधा जो बैटल है इट्स ऑलरेडी वन। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये काफी लोग कहते हैं स्मोकिंग बंद कर दिया, शराब बंद कर दिया, अब ठीक हो गया, दोबारा स्मोकिंग शराब चालू कर दो। और ये भी सोचते हैं कि वो भी स्मोकिंग करते हैं, ये भी स्मोकिंग करते हैं, मुझे ही क्यों होना है? जी। ये गलत फहमियां है। तो क्योंकि ये किसी को भी होती है, जब हो गया जिंदगी बदल जाता है,
कुछ ना कुछ रह जाता है। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अगर अटैक हुआ तो तुरंत उसकी उपचार भी जरूरी है। बहुत लोग तुरंत आते नहीं है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो इनको कह दीजिएगा कि दवाई लेते रहे, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज करिएगा, और जो इधर सुनपन है उधर ये है इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना। समटाइम्स अगर डायबिटीज है उससे न्यूरोपैथी हो जाती है, उससे भी थोड़ा सुनपन, थोड़ा ये पैरालिसिस रह जाता है। तो इसमें ज्यादा चिंता मत करिएगा। कीप योर रिस्क फैक्टर्स अंडर कंट्रोल, अपने आप दवाई बंद मत करना। जी, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप दवाइयां लगातार लेते ही रहिए, आप अपने आप से ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसके साथ ही आगे। मध्य प्रदेश से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सबके पापा का पैर है वो थोड़ा लूज है जी जी राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। जो पापा जी का पैर है जी। हेलो हेलो जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल साफ तौर पर पूछिए। वो जो पापा जी का पंजा है, हाँ हाँ, वो थोड़ा लूज है, लूजपन आ गया उसमें। पैर का जो पंजा है वो थोड़ा ढीला सा हो गया है। हाँ, ढीला हो गया और उसमें झंझनी है, उसमें झंझनाहट होती है। हाँ। लेकिन वो ढीला सा हो गया है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, चलने में दिक्कत है, यहाँ से अपनी कमर से लगा के, पर पंजा नहीं उठ रहा है, जैसे अपना उठता है ना ऐसे नहीं उठ रहा है। जी डॉक्टर गुड्डू, आपको किस तरह की यहाँ पर समस्या लग रही है? अब अगर तो पूरा दो चीज़ें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता क्या है इनको, या तो पूरा पैर ही, पूरी लात ही कमज़ोर है, वो एक चीज़ है। शायद इनका वो नहीं है, इनको लात आप कुछ तो पूछना ठीक चाहते हैं? वो फोन लाइन पर बने हुए हैं। तो क्या सिर्फ जो पैर है, पंजा है, क्या वो ऐसे ढीला हो गया है कि ऊपर उठा के फिर ढप करके चलने पे आवाज़ करता है और उठाना पड़ता है, या पूरी लात ही कमज़ोर है, या खाली पंजा कमज़ोर है, बाकी सब ठीक है? हाँ हाँ जी, इसमें सिर्फ पंजा ही ढीला है या फिर पूरा पैर में ही ये जो आप बता रहे हैं समस्या है? पूरा पैर नहीं है, पंजा है, सिर्फ पंजा है। तो उसमें कुछ सुन भी होएगा, जैसे तलवे में जब जमीन पर पैर रखते हैं तो जमीन की सख्ती का पता चलता है, या लगता है गद्दे के ऊपर पैर रख दिया है? पंजा है, पंजा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इसको आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। लगता ऐसा है, मेरा अनुमान है कि ये नर्व की एक कमी है आपको, या कई बारी रेडिकल बोलते हैं S1, या नर्व पेरोनियल, या उनमें से कुछ है। ये कोई नर्व की कमी से है। इसका आप तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाएं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर, और इसका फिर वो इलाज वहाँ पर आके पूरा इलाज और इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर हो जाएगा। ये मुझे लगता है नर्व का, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं या रेडिकुलोपैथी, उनमें से कुछ है। जरूर दिखाएं, और ये इलाज वहीं होएगा। टेलीविजन पे हम इसका इलाज नहीं बता सकते इससे ज्यादा। बिल्कुल, डॉक्टर गुड्डू ने तो यहाँ पर अपनी राय दे दी है। इसके लिए डॉक्टर पद्मा की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, आप क्या कहेंगी? पंजा नहीं हो रहा है? ये कह रहे कि समथिंग लाइक अ फुट ड्रॉप, उसको फुट ड्रॉप कहते हैं। तो आइदर लोकल हो सकता है, इन्होंने कहा है कमर से भी प्रॉब्लम है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कोई रूट वगैरह डिस्क प्रोलैप्स हो गया, कोई रूट दब गया हो, और उम्र तो ज्यादा ही होगा। इनके पिताजी के वो कह रहे, तो इनका डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दिखाना है। ये ब्रेन अटैक नहीं है, लोकल प्रॉब्लम है, और इनका अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया तो इलाज भी हो जाएगा। दिखाना तो जरूरी है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें राजेश जी, जो हमारे दोनों ही विशेषज्ञों की यहाँ पर राय है। तो निश्चित तौर पर तभी आपको यहाँ पर जो सही कारण है वो पता चल पाएगा, और इलाज भी हम आपके डॉक्टर्स जो है वो बता देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक लखनऊ से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूनम जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे हस्बैंड को जो है बीपी है, ब्लड प्रेशर है जी, हाई ब्लड प्रेशर है मैम। तो उनको जो है 4-5 साल पहले जो है ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, तो उनके आंख में ब्लड आ गया था जी। तो आंख में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, दिखाई नहीं देता था उस आंख से। तो उसकी दवा चलती रही धीरे धीरे, तो फिर वो थोड़ा सा सही हो गया। और उसके बाद मैम अब
थोड़े दिन बाद जो है फिर आंख में वैसे ही उनको दिक्कत होने लगी है। जी, दवाई लगातार ले रहे हैं या फिर छोड़ दिया है? मैम दवा बीच में छोड़ दिए थे। जी, यही एक कारण हो सकता है। फिर भी हम डॉक्टर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, क्या कहेंगी आप? जी मैम। इंटेंसिव चेंजेस में ब्लीडिंग हो जाती है, समटाइम्स विट्रेस हेमरेज होता है, रेटिना में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही था कि आई थिंक उनके लिए वो लेजर वेजर कर देते हैं, उसको ट्रीटमेंट हो जाता है। बट बीपी कंट्रोल मैंडेटरी, हमने पहले भी बात किया था ना। बहुत लोग ऐसे हैं कि बीपी अगर ठीक हो गया सोचते कि बीपी तो नॉर्मल है तो मैं क्यों दवाई खाऊं, पर ये नहीं सोचते कि दवाई खाने से वो बीपी नॉर्मल है। तो ये गलती दोबारा ना करना। दूसरी बार भी हो सकता है विजन दोबारा भी वापस आ जाए, पर तीसरी बार ये गलती ना करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंख ही नहीं, बाकी हिस्से में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट अगर जब आप रिस्क फैक्टर्स के बारे में आप पूछ रहे थे, नंबर 1 रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर, नंबर 2 ब्लड प्रेशर, नंबर 3 ब्लड प्रेशर। हम कहते हैं कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, डिमेंशिया, मेमोरी प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, जो भी आप पूछिएगा। एंड ब्लड प्रेशर के साथ ये जो सारे चीजें अभी जुड़ गई है कि हमारे तनाव हो उससे भी बढ़ जाता है, एयर पोल्यूशन उससे भी बढ़ रहा है, there are lot of issues. So but blood pressure is a number 1 cause. जी. Of course उसके बाद है diabetes and बाकी, and smoking is another very 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 important thing, and obviously alcohol and other things. But BP बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। किसी को भी हुआ प्लीज वो तो कंट्रोल ही रखनी है। कभी भी उसकी ट्रीटमेंट अपने हाथों में मत लीजिएगा। योगा करिए, सब कुछ करिए, बट अगर डॉक्टर के सलाह के साथ ही जो मेडिसिन कम करना, बंद करना, खुद मत करना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहेगा, वरना ये छोटी मोटी अड़चनें बीच में आती ही रहेंगी अगर आप डॉक्टर्स की सलाह नहीं मानेंगे। और ऐसी ही महत्वपूर्ण सलाहें हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। कोई भी सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और जैसे ही आपके कॉल यहाँ पर कनेक्ट होंगे हम आपके सवाल जानेंगे और उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पद्मा का मैं यहाँ पर एक बार रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पद्मा, ब्रेन अटैक जब होता है तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचान करें कि ब्रेन अटैक है या फिर ब्रेन स्ट्रोक है? सही सवाल है। थिंग इज कि अगर हार्ट अटैक में क्या पहचान में आता है, एकदम से चेस्ट पेन हो गया, दर्द हो गया। सो पेन इज समथिंग हार्ट अटैक में होता है, इसीलिए लोग जग जाते हैं कि अरे भाई ये पेन है तो वी हैव टू रश। ब्रेन में जो अटैक होती है उसमें पेन कई बहुत कम हिस्से में होता है। जैसे कोई खून की नली फट गया, सबरेक्नॉइड हेमरेज एक होता है कि एक गुच्चा होता है वो एकदम से वो एक गुब्बारा, इट्स लाइक अ बलून, वो फट जाती है, बट दैट्स जस्ट 5%। लार्जली दर्द नहीं होती। तो बट क्या होता है, एकदम से फंक्शन खत्म हो जाती। तो आप बात करते करते देखा है कि मुंह टेढ़ा हो गया, बोलने से समय एकदम से बोली बंद हो गई या कुछ उठपटांग बोलने लगे, जो बाकी लोग पूछ रहे उसकी समझ ही नहीं आ रहा, या एकदम से लकवा हो गया, हाथ पैर गिर गया, या एकदम से बैलेंस बिगड़ गई, या एकदम से इतनी जोर से चक्कर आ गया, उल्टिया हो गया, खड़ा ही नहीं हो पा रहा जी, या एकदम से बेहोश हो गया, या एकदम से दौरे पड़ गया। तो कई ही रूप से सो इसके लिए हमारे कई सारे निमोनिक्स जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हुआ है, दिस इज यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड फास्ट, FAST। तो उसमें F इज फेस, मुंह टेढ़ा हुआ। आर्म इज, आप कह दीजिए कि हाथ को ऊपर उठाइए, ऊपर नहीं उठता और गिर जाती है जी। S इज फॉर स्पीच,
जी ओके, तो बोल के बता दी। आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर। पहले कॉलर का सवाल यहाँ पर जान लेते हैं। जी डॉक्टर पद्मा, अभी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, उनके जवाब उन तक पहुंचा देते हैं। हेलो 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 जी विजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है? मैडम, मेरे को सन 2016 में पैरालिसिस हो गया था जी, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, क्योंकि मेरा पैर जो है अब द्वार से लड़खड़ाने लगा है, और ये कंधा और ये क्या नाम है अंगूठा जी, ये सुन्न होने लगा है जी। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है मेरे साथ, और मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 2 से इलाज करा रहा हूँ, और मेरे ब्रेन में स्ट्रोक है। मेरी सारी रिपोर्टें 1 to all, अभी मैंने सारी रिपोर्ट जो है मैंने वो कराई है, तो ये सारी ठीक आई है रिपोर्टें, में कुछ नहीं आता जी। क्या वो सारी रिपोर्ट उन्होंने वो झटके वाली मशीन और ये पता नहीं सिर में वो सोल्यूशन सा लगा के वो ब्रेन का वो भी करा, सारा काम कर लिया, MRI ECG सब कुछ कर तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, लेकिन आपका कंधा और जो अंगूठा है वो सुन्न पड़ता जा रहा है। हाँ, और ये पैर जो है लड़खड़ा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, क्या कहेंगे आप, किस वजह से हो सकता है ऐसा? जो इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल तो नहीं हो सकता, MRI नॉर्मल नहीं आ सकते, क्योंकि स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन का ही प्रॉब्लम है, ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज दिखता है। खून की नली की अगर करे तो खून की नलियों में या बड़ा या छोटा या कहीं पे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम निकलेगा। हालांकि मैं वैसे तो नहीं बता पाऊंगी, इनकी तो इन्वेस्टिगेशंस देख के ही बता सकते हैं। तो अगर इनकी इन्वेस्टिगेशंस में ज्यादा कुछ नहीं है तो ये हो सकता है कि बहुत गंभीर परिस्थिति नहीं है। डेफिनेटली इनको देख सकते हैं, इनको सेकंड ओपिनियन चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेके कभी भी आप दिखा सकते हैं। बट ये जानकारी जरूरी है कि अगर स्ट्रोक ब्रेन अटैक जैसे हो गया एंड MRI बिल्कुल ही नॉर्मल है, विच मीन्स दिस मे बी अ स्ट्रोक मिमिक, इट मे नॉट बी अ स्ट्रोक, ये मैं कह रही हूँ। किसी और कारण होता है, क्योंकि जो भी अगर हाथ पैर में सुनपन होना, वीकनेस होना, ये है नहीं कि ब्रेन का ही वजह से ही होनी चाहिए या स्ट्रोक के वजह से ही होना है, कई और कारण से भी ये हो सकता है, वो कारण हमको देखना पड़ेगा। जी, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर मिल सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनीष जी, क्या सवाल है आपका? बोल रहे थे सिर मतलब घूमने लगता है, चक्कर आता है और उल्टी हो जाता है, चक्कर आने के बाद देह का नस उस घिसने लगता है जी। आपका पूरा तो ये आमतौर पर होता है या फिर किसी खास वजह से होता है? कहीं आप चल रहे हैं या कुछ खा रहे हैं उसके बाद होता है? गर्मी की वजह से होते रहता है, बराबर होते रहता है ये तो जी। धूप पानी जाने से, चाहे आग उग में थोड़ा मतलब आग उग से बैठने उठने में मतलब। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर गुर्टू? नहीं, ये होता है फिर ठीक हो जाता है कुछ ही क्षणों में या चलता रहता है? बताएं मनीष जी। जी जी, ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाता है या फिर कैसे ठीक होता है? ये तेज दर्द होता है माथा में और दवा खाने के बाद कुछ ठीक हो जाता है, दवा खाने के बाद। जी, दवा खाने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर फिर से होता है ये समस्या। ये सिर का दर्द आधे सिर में होता है, पूरे में होता है? मनीष जी, असल में ये टीवी पे टेलीविजन पे बैठकर ये चीज एक सवाल से जवाब। जी, जो सर का दर्द है ये आधे सर में होता है या पूरे सर में होता है? आधे दर्द आधे होता है, आधे सर में। उसके साथ उल्टी आती है आपको? उल्टी या उल्टी होने जैसा महसूस होता है? जी, इन्होंने शुरुआत में कहा था कि उल्टी आती है। उल्टी आती है। और ये कितनी बारी, लगभग कितनी बारी हो जाता होगा, एक महीने में या हफ्ते में कितनी बार ऐसे अटैक आते हैं? उनसे संपर्क जो है टूट गया है डॉक्टर गुर्टू, आप बता दें इनको। तो अब ये बात रही आधे सिर दर्द की, जिसके साथ जुड़ा है इनका लक्षण जिसमें उल्टी और उल्टी होने जैसा प्रतीत होना, इसके साथ थोड़े से चक्कर, और ये मेरा अनुमान यह है कि आता जाता रहता है। तो ये आधे सिर का दर्द जो कि बिल्कुल जैसे नस फूल रही है और फिर पिचक रही है, गुब्बारा फूल रहा है, पिचक रहा है, उसके साथ उल्टी होना, बार बार आए जाए जी, सोने से ठीक हो जाना, कुछ चीज़ों से ज़्यादा होना, कुछ से नहीं होना, ये सब हो सकता है इनको माइग्रेन है।
वो संभावना सब में ज़्यादा, सब में कॉमन तो वही है। और इसके अलावा और भी टाइप के सिरदर्द होते हैं। तो ये कहते हुए अगर ये इनका पुरानी लंबी बीमारी है और आधे सिर में रहती है, लेकिन सिर आधा इधर कभी उधर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो ये हो सकता है माइग्रेन होएगा, लंबी बीमारी है। तो इसके लिए टेलीविजन पर इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। तो इसके लिए सही है कि डॉक्टर को एक बार दिखा लें। बिल्कुल डॉक्टर पद्मा, आपकी भी यही सलाह रहेगी इनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार डॉक्टर को आप दिखा लें, उसके बाद ही अच्छे से पता चल पाएगा, क्योंकि माइग्रेन के यहाँ पर आपको थोड़े से लक्षण जरूर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पद्मा, अभी आपने जिक्र किया था कि कोविड-19 और ब्रेन स्ट्रोक का भी कनेक्शन है, तो इस पर आप विस्तार से जानकारी दे दीजिए, बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह का कनेक्शन है। बिल्कुल सही है कि एक हमें लगता है कि ये जो कोविड पैंडेमिक इतनी हमें ये सिखाया कि जैसे कभी जिंदगी में किसी और से नहीं सीख पाए। हम सोच रहे थे कि ये खाली एक निमोनिया है, एक फ्लू है। अब पता चल रहा है कि हर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकती है, और खास तौर से नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में खास तौर से ब्रेन अटैक या स्ट्रोक्स। इसके कई डाटा आ गया है, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी डाटा हमने पब्लिश भी कर दिया। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को भी पता नहीं है कि कोविड है, क्योंकि जो नॉर्मली कोविड में जो बुखार आती है, खांसी है, गले खराब है, कोई मायालजियास है, डायरिया हो रहा है, इनके साथ नहीं आते। एकदम से जैसे लकवा हमने अभी तक डिस्कस किया, ऐसे आते। और ये आमतौर पे जिसको बीपी है, डायबिटीज, इन लोगों को भी आते हैं। तो ये आ जाते हैं इमरजेंसी में कि एकदम से लकवा हो गया। ये कई ऐसे नहीं कि बुखार के साथ आया। और इन लोगों को हम ऐसे ही ये स्ट्रोक के जैसे ही हम ट्रीट करते। तो हमने एक एल्गोरिदम्स भी बना लिया है कि जब भी हम सीटी चेस्ट हेड करते, सीटी चेस्ट भी कर रहे, और उनमें पकड़ाता है कि कुछ निमोनिया जैसे, एंड जब हम टेस्ट करते वो कोविड निकल रहा। तो इस तरह कई स्ट्रोक्स हमारे पास आ गया। हालांकि ये खाली ओल्ड पीपल में नहीं, यंग पीपल में, जिसको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड या डायबिटीज ना भी हो, उनमें भी आ रहा है। तो ये तय हुआ कि ये जो वायरस ब्रेन के अंदर किसी तरह से जा सकती है। एक तो आपने पता किया ना कि लॉस ऑफ स्मेल, जो लॉस व्हाट इज कॉल्ड एज एनोस्मिया, एग्यूशिया, लॉस ऑफ टेस्ट, इससे भी ये एक स्क्रीन में आ जाती है, इस तरफ आती है, तो ये अंदर घुस सकता है। सेकेंड इज ये जो ब्लड के जरिए। तीसरा है जो एक बार अंदर जाने के बाद क्लॉट्स बन जाते हैं, लंग में भी, किडनी में भी, ब्रेन में भी, हार्ट में भी, तो स्ट्रोक्स बन जाता है। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एक होता है कि खून की नलियों की इन्फेक्शन, उसको आर्टेरियोपैथी कहते हैं। तो ये कई तरह से, एंड साइटोकाइन स्टॉर्म, जब ये कई द मेन रीजन फॉर मोर्टेलिटी और डेथ इज इन्फेक्शंस एंड साइटोकाइन स्टॉर्म्स, जो होता है जो होस्ट या जो बॉडी डिफेंस करती है, तो इनमें भी एक कारण हो जाती है। सो ज्यादातर द लॉट ऑफ रीजंस हाउ नर्वस सिस्टम इज गेटिंग अफेक्टेड, खास तौर पे स्ट्रोक्स, एंड ये साबित हो गया है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड कि स्ट्रोक इज एन इमरजेंसी, कोविड हो या नॉन कोविड हो। अगर कोई आर्टरी ब्लॉक्ड है तो उसको निकालना ही पड़ेगा, कोविड हो या नॉन कोविड हो। तो हमारे हेल्थ सिस्टम्स भी इसी तरफ बन गया है। अब हम वक्त को हम बर्बाद नहीं करते, उनको ट्रीट करते। पर इम्पोर्टेंट मैसेज है कि प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत आ जाइए। जी बिल्कुल, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, देरी नहीं यहाँ पर करनी है, तुरंत आपको हॉस्पिटल का रुख करना ही करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम भी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर विस्तृत चर्चा और हमारी जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए क्योंकि समय आप काफी कम रह गया है। बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, हमारा पैर सुन्न रहा थे, बिल्कुल पैर काफी सुन्न रहते हैं आपके? हाँ, चले फिरे में दर्द कर तकलीफ होता है 3-4 महीने से, 4-5 महीने से जी। 3-4-5 महीने हो गए हैं, चलने फिरने में भी दर्द होता है, सुन्न रहते हैं। उम्र क्या है आपकी राजन जी? उम्र हमारा 52 साल। 52 साल के हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर गोटू, किस वजह से हो सकता है? तो शारीरिक दर्द और 52 साल। जी। तो संक्षेप में अगर मैं निचोड़ निकालूं आपने जो कहा, तो 2 शब्द निकल के आते हैं। पहला, बदन में दर्द और पैरों में थोड़ा सुनपन दोनों है जी। और ये चल रहा है, कोई एकदम से कोई चीज नहीं है, नई चीज, ये लंबे अरसे से चल रहा है। जी। तो इस उम्र में इसके कई कारण हो सकते हैं। सब में इंपॉर्टेंट, सब में महत्वपूर्ण ये बात रहेगी कि आप अपना शुगर चेक कराएं। क्या आपको डायबिटीज तो नहीं है? उससे ये जुड़ा रहता है। ये टाइप का जो सुनपन, चीटी सी चलना, हाथों और पैरों में लगना कि गद्दे पे पैर रख दिया है, जमीन की सख्ती का पता कम रखना, हल्की सी उबड़ खाबड़ जमीन पे गिर पड़ना या बैलेंस, तो ये एक लक्षण हो सकते हैं न्यूरोपैथी के। तो डायबिटीज, शुगर जरूर चेक करा लें, पहली चीज। दूसरा, अगर शुगर ठीक निकलता है और ये लंबे अरसे से हल्के से कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कम, कभी ज्यादा, उस किस्म का चल रहा है, काम भी चल रहा है आपका इसके बावजूद, तो आपकी जो हड्डी है, जो नीचे रीढ़ की हड्डी है, वो अक्सर बढ़ जाने से यही लक्षण पैदा कर सकता है। तो आप रीढ़ की हड्डी उसके बाद चेक कराइए। तो घूम फिर के बात आती है 2 ही चीज़ों पे, शुगर ज़रूर चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी से चेक कराएं। तो यानी कि अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। जी, डॉक्टर को संपर्क करें और जिनकी जांच करानी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ इस वक्त बिहार से संतोष जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे बीबी का पैर सूज गया था, करीब 15 दिन तक सूजा रहा, धीरे धीरे दवा से अभी तो कम हुआ है, लेकिन साइड में ब्लैक जैसा हो गया, जैसे कि घाव होने वाला है, पर अभी सूजन कम हो गया है। तो दवा चलाना जरूरी है, नहीं चलाना जरूरी? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, खुजली हो रहा था और सूजन हो गया। जी डॉक्टर गोटू, गांव में लोग उसको जहरबात जैसा बोलते हैं। सूजन हुई थी लेकिन अब कम हो गई है और दाग जैसा हो गया है, काला दाग सा हो गया है, तो दवा जारी रखें या फिर उसको बंद करते हैं? ये ऊपर से करके खुजली हुआ, करीब पैर में 2 फीट ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे पैर में जहाँ पे चलते हैं वहां पे आके रुक गया सूजन। एक पैर में सूजन और उसी पैर में एक काला दाग, ये 2 इन्होंने मुख्य बातें बताई, काला दाग और सूजन, जो कि नीचे पैर के निचले हिस्से में ही तक सीमित है, एकदम से अचानक आई। तो एक पहली चीज बात घूम फिर के वही आती है, आप शुगर जरूर चेक कराएं। काला दाग और सूजन एक ही पैर में शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज का अक्सर लक्षण होता है और इसका इलाज हो जाता है जल्दी कराएं तो। जी। दूसरा हो सकता है, ये हम बोलते हैं जो खून है, जो नसों का खून है, नीचे वाली पैर की जो नसें हैं, वो जम जाता है अक्सर, और उस जम जाने से सिर्फ एक ही पैर में, घुटने के नीचे वाले हिस्से में अक्सर सूजन और हल्का दर्द आ जाता है एकदम से, और तो वो दूसरी चीज रही। तीसरी हो सकती है कोई इनको इन्फेक्शन लग गया है जिसकी वजह से वो दाग भी है और फैलती सूजन भी है, उसमें दर्द बहुत हो रहा होगा और वहां से कुछ मवाद या पस जैसा निकल रहा होगा। तो ये 3 चीजें हैं। शुगर रूल आउट करिए, शुगर जरूर देखिए, चेक कराइए, उससे भी होता है ये। दूसरा, खून जम जाना नीचे वाली नसों में, वो चेक होएगा। और तीसरा, क्या ये इन्फेक्शन तो नहीं है, वो भी एक बारी आप चेक करवा लीजिए, यानी
डॉक्टर से सीधा संपर्क जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल, तो जल्द से जल्द एक बार यहाँ पर डॉक्टर को दिखा लें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पद्मा का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर पद्मा, एक स्टडी में देखा गया था कि बाएं पैर की जो पिंडलियां हैं उनमें दर्द होता है, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का लक्षण माना जाता है एक तरह से। तो क्या ये ब्रेन स्ट्रोक का भी लक्षण मान सकते हैं? नहीं। तो ये जो आपने जो कहा ना कि पेन, फॉर सम रीजन ब्रेन अटैक में जो दर्द है वो दर्द मेनली सबएरेक्नॉइड हेमरेज जो एन्यूरिज्मल ब्लीड है उसमें होता है। जैसे दर्द, जैसे मुझे लगता है सिर दर्द तो सबको होगा। इनफैक्ट मैं कहती हूँ जिसको सिर है उसको सिर दर्द होगा ही जिंदगी में कभी ना कभी, तो वो आम सिर दर्दी है। पर ये जो सिर दर्द है जैसे जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो, एकदम से जैसे सर फटने की, तो सबएरेक्नॉइड हेमरेज है। दूसरा ब्लीडिंग, जो आपने कहा हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें भी दर्द हो सकती है। बट ये जो पिंडलों में दर्द, आप जो जैसे ना बाह में दर्द, ये वाले नहीं होती है। पेन इज फॉर सम रीजन नॉट रिलेटेड टू ब्रेन अटैक। हालांकि ब्रेन अटैक के बाद एक कुछ जगह है थैलेमिक स्ट्रोक्स वगैरह, उसके बाद जो है डिसेबिलिटीज में दर्द हो सकता है, एक हिस्से में कहीं जलन हो सकती है। पर ये नहीं सोचना कि दर्द हो तो वो ब्रेन अटैक है। ब्रेन अटैक की खास यही है कि सडनली होती है और एक फंक्शन गिर जाती है। दैट इज दी हैसियत ऑफ अ ब्रेन अटैक। जी, तो हर दर्द को हम ब्रेन अटैक नहीं मान सकते हैं, वो एक आम दर्द भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। दशरथ जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? पेट भारी भारी सा रहता है और पेट साफ नहीं होता है। पेट भारी भारी सा रहता है और साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। डॉक्टर गुट्टू, आप कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? पेट भारी रहता है, थोड़ा खाने के बाद फूल जाता है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक फूला रहता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही, और उसके साथ कब्जियत और थोड़ा बहुत पेट में दर्द वर्द। जी, तो ये अगर आपकी आदत ही बन गई है, काफ़ी लंबे अरसे से है, तो इसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। ये तंग तो करता है, ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करता। जी, इससे निपटने के लिए कुछ दवाई भी देते हैं, प्रोकाइनेटिक्स बोलते हैं, जो कि खाने के आधे घंटे पहले ले लेते हैं, वो डॉक्टर देगा। जी, दूसरा, अपने लेवल पर एक चीज पानी खूब पीना है। पानी, जी, इसबगोल आता है, जो भूसी होती है इसबगोल की, वो शाम को 4-5-6 बजे तक लेकर 4-5 बड़े चम्मच, और उसके साथ पानी खूब पीना है। अक्सर हम इसबगोल रात को लेते हैं सोने के पहले, तो उससे खुश्की और पैदा कर देता है, तो जल्दी लें ताकि पानी खूब पिए उसके बाद, तो उससे कब्जियत में काफी फर्क आएगा। पानी और इसबगोल, और जो वेजिटेबल्स हैं जैसे फल हैं या सलाद हैं, इनकी मात्रा ज्यादा, उससे भी आपको कब्जियत में आराम आएगा। इसके अलावा आपको डॉक्टर बताएगा जो एक दवाई होती है जिससे पेट फूलने, थोड़ा खाना खाते ही पेट एकदम से फूल गया, जिसको लोग गैस के नाम से भी बोलते हैं, उसका डॉक्टर आपको दवाई देगा। बार इसके लिए आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और होम रेमेडीज हमारे विशेषज्ञ ने बता दी हैं। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, हाँ जी, प्रणाम। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। हाँ सर, 12 साल का लड़का है मेरा, और वो मस्तिष्क ज्वर आने से बेहोश हो गया, और उसका बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1.5 महीना तक इलाज चला, तो होश में आया, लेकिन उसका बोली बंद हो गया। वो बोल रहा था, पढ़ रहा था, 5वीं में पढ़ रहा था, लेकिन वो सब भूल गया, पढ़ना लिखना, और बोल नहीं पा रहा है। जी, डॉक्टर पद्मा, क्या कहेंगे ऐसे में आप? जी, बुखार होने के बाद ये बेहोश होके हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्या था ये, इन्होंने क्या कहा है? फिर उसके बाद जब 1.5 महीने तक इलाज चला, उसके बाद जब नहीं, इलाज के पहले प्रॉब्लम क्या था? एकदम से बेहोश हो गया, चोट लगी, या बुखार होने के बाद बेहोश हो गया? इनसे कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। बेसिकली दिस इज नॉट अ स्ट्रोक, वैसे ये एंसेफेलाइटिस हो सकता है, जो दिमाग तोड़ बुखार 12 साल की उम्र में, अगर उनमें तो काफी कॉमन हो जाती है। ब्रेन की इन्फेक्शंस में
हर वक्त बहुत सारे चीजों में कोमा में ऐसे चले में जाते मेमोरी हैं, लॉस भी हो बेबंदे। गया है और बोलना भी काफी बंद कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं? वो डेफिसिट्स है, मतलब उस एरिया में डैमेज हो गया। हाँ। तो को डेफिसिट्स में बोलना समटाइम्स देखना है, नॉट ओनली बोलना और देखना, उनकी जो हायर मेंटल फंक्शंस, मतलब उसकी जो दिमाग की फंक्शनिंग, वो भी काफी हद तक प्रॉब्लम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितना एरिया डैमेज हुआ। जी, तो ये दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ये अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन कैन बी अफेक्टेड एनीवे, चोट से, इन्फेक्शन से, स्ट्रोक से, ट्यूमर से। तो जब डैमेज हो जाती है तो वो फंक्शन बंद हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हुआ, डैमेज हो गया, इसीलिए वो फंक्शन उनकी खराब हो गया। पर बच्चा है तो दोबारा वो फंक्शन रीगेन होने की चांस ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पद्मा, हम इनसे यही गुजारिश करेंगे यहाँ से कि वो आप हमारी ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, आप उस पर लिखिए। हम डॉक्टर के पास बिल्कुल आपकी जो विस्तृत समस्या है उसको लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, बिल्कुल आपका बच्चा स्वस्थ जरूर हो जाएगा। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए मैं दोनों ही डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहूंगी, डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर गोटू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के प्रति आप स्वयं भी जागरूक रहेंगे और लोगों को भी जागरूक रखेंगे। और बता दें आपको कि पिछले सप्ताह हमारे साथ पास बहुत सारी मेल्स आई हैं, जैसे कि कोलकाता से राकेश कुमार ने लिखा है कि उन्हें कान से कम सुनाई देता है और डॉक्टर ने इन्फेक्शन की दवाई दी है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ है। राजस्थान से 17 साल के केशव अपनी आंखों की कम होती रोशनी को लेकर काफी चिंतित हैं। दर्शकों, हम आपके आभारी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखें, उनके समाधान के साथ आपके समक्ष हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें बेझिझक लिखिए। हमारा पता है, बता देते हैं आपको, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ ही आपको ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसके जरिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। देश